हेलो स्टूडेंट्स। श्रीमती गुलाबकली बालिका इंटर कॉलेज बगई खुर्द प्रयागराज। अभी तक हम लोगों ने फिजिक्स क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, वैद्युतस्थैतिकता, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने देख लिया था। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने गुलाम का नियम तक पढ़ा था और उसका एक शायद क्वेश्चन किया था और कुछ एग्जांपल्स आपको दिए थे करने के लिए। बोला था एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स कर लीजिएगा, तो वो आपने कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर यदि आपने नहीं किया है वाले क्वेश्चंस तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस से उस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। कर लीजिएगा। और बाकी क्वेश्चन की सीरीज़ एंड में, चैप्टर के एंड में आपको मिलेगी, जिसमें बोर्ड के क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन होंगे, जिसे आप लगा लेंगे तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट अपना। तो हम लोगों ने गुलाम का नियम पढ़ लिया था, तो हम एक बार पे यहाँ पे मतलब नोट्स के हिसाब से देख लेता हूँ, मैं फिर भी बता देता हूँ। गुलाम का नियम निर्वात या वायु में स्थित किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत आवेशों के परिणाम के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इसके बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस वही चीज़ है कि दो चार्जेस अगर कुछ दूरी पे रखें, जैसे दो चार्जेस हैं कुछ दूरी पे रखे हैं, उनके बीच की दूरी r है, तो जो चार्ज हैं इनके मतलब चार्जेस के गुणनफल के समानुपाती होगा और उनकी दूरी के बीच के व्युत्क्रमानुपाती का स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बताते हैं। और यहाँ पे निर्वात या वायु इसलिए लिख दिया है क्योंकि अलग अलग जगह के की वैल्यू जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। जैसे पानी में के की वैल्यू अप्रॉक्स 81 के करीब होती है, लगभग 81 होती है, और वायु में 1 होती है। ऐसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग के की वैल्यूज़ होती हैं। इसे देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटता है तो के आ जाता है। के का वैल्यू मैंने उसमें बताया था 90 to 10⁹ होता है, और के का एक मान भी होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। ठीक है, तो चलिए वही है। ये देख लीजिएगा यहाँ पे, पिछली वीडियो में मैंने करा दिया था, यहाँ पे देख लीजिए। चलिए, ये देखिए, संपूर्ण स्थान कोई परिवर्तित माध्यम भरा हो जिसका परिवर्तन के इस दिशा में गुलाम का नियम स्वरूप, तो यही लिखा है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ एक छूट गई थी उस वाली वीडियो में, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे समीकरण 3 में ई नॉट के स्थान पर जैसे के का कोई मान हो, जैसे निर्वात में के का मान वह 1 हो जाएगा, और किसी माध्यम में कोई के की वैल्यू होगी ना, किसी माध्यम में, जैसे पानी हो गया या शहद हो गया, कोई माध्यम हो गया, उसमें के की अलग अलग वैल्यू होगी ना। तो के की अलग अलग वैल्यू जो होगी, वो के का मान वो होता है निर्वात में, मतलब एक तो निर्वात में ई का मान मतलब फोर्स का मान अपॉन माध्यम में फोर्स का मान, उसका मान होता है के बराबर। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इससे भी कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है। क्वेश्चन से उठा के छोटे क्वेश्चन बना के दे दिया कि निर्वात में ई का मान मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का, या इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ूंगा फिर, इलेक्ट्रिक फोर्स का मान इतना है और वायु में इतना है, तो के की वैल्यू प्राप्त कीजिए उस माध्यम की। तो इस फॉर्मूले से आप कर सकते हैं, तो ये ज़रूर लिख लीजिएगा। सॉरी, उसमें छूट गया था मुझसे, तो ठीक है इसे कर लीजिएगा ये वाला। ठीक है, तो चलिए वो कंप्लीट होता है। हाँ, अब देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। अब वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, किसी भी वैद्युत आवेश अथवा वैद्युत समुदाय के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये परिभाषा होगी समझाने के लिए। अब इसको परिभाषा नहीं, ये केवल समझने के लिए परिभाषा, इसकी मैं आगे बताऊंगा कैसे लिखनी है इसकी परिभाषा। ठीक है, देखिए अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को समझा देता हूँ मैं। जैसे कोई चार्ज रखा है कोई, ठीक है, तो उस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने के लिए क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए कोई चार्ज क्यू रखा है, यहाँ पे एक चार्ज क्यू रखा है, प्लस क्यू कोई चार्ज है, मतलब इसका जो वो है चार्ज है, मतलब आवेश है, वो धनात्मक है। ठीक है,
तो हम लोग एक टेस्ट आवेश लेते हैं, मतलब टेस्ट चार्ज लेते हैं, मतलब जैसे परीक्षण आवेश को लेते हैं। और याद रखिएगा हमेशा परीक्षण आवेश जो होता है वो धनात्मक होता है, ठीक है, कभी ऋणात्मक परीक्षण आवेश नहीं होता है। तो धनात्मक का परीक्षण आवेश किसी चार्ज के पास जैसे कुछ दूरी पे परीक्षण आवेश अपने से हम लोग मान लेते हैं कि कोई रखा है, जैसे यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, हर जगह रखा है, ठीक है। अब क्या होगा, जो अब अगर ये परीक्षण आवेश भी क्या है, एक मैं फिर बना देता हूँ उसको, कट गया। जैसे परीक्षण आवेश चारों तरफ रखा है, ठीक है। अब परीक्षण आवेश के पे क्या चार्ज है, धनात्मक चार्ज है, और क्यू भी है वो भी धनात्मक है, ठीक है। तो क्या होगा, इन दोनों में दोनों धनात्मक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जब प्रतिकर्षित करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी बाहर साइड, ठीक है। एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस क्यू की बाहर तरफ होगी, ठीक है, समझ रहे ना। तो परीक्षण आवेश वही है कि परीक्षण आवेश की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जाती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। तो यही इसका कारण होता है और यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम वैसे भी देख सकते हैं, देखिए जैसे हम लोग क्या करते हैं कभी कभी, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हट के आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम लोग बालों में वो कर लेते हैं ना, कभी कभी बालों में जैसे पेन चला लिया और उसको कॉपी के पास लाते हैं तो कॉपी उठ आकर्षित होती है। उसका तो आपने शायद 8th 7th में भी पढ़ा है कि धनात्मक ऋणात्मक अपने बालों में चला जाता है और वो जो अपना वो रॉड या छड़ या पेन जो होती है वो आवेशित हो जाती है और कागज इसलिए प्रतिकर्षित हो जाता है उसकी तरफ। ये तो आपने पढ़ लिया होगा। लेकिन अब क्या है, अब जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे तार है। अब बहुत ज़्यादा वोल्टेज का अगर तार कोई होगा ना तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो आगे पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र में। तो यही कुछ एग्जांपल्स हैं। तो इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं कि किसी आवेश के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा घूमती रहती हैं, ठीक है। और छोटे तारों में हम लोग को इसलिए नहीं पता चलता कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मान जो होता है वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोग यही है, ठीक है। हाँ, अब हम लोग नेगेटिव एक आवेश मतलब ऋणात्मक आवेश ले लेते हैं, जैसे माइनस क्यू कोई चार्ज रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे चारों तरफ टेस्ट चार्ज रखे हैं, मतलब परीक्षण आवेश मैंने बताया क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, हमेशा धनात्मक होंगे, ठीक है। अब क्योंकि वो धनात्मक है, टेस्ट चार्ज मतलब परीक्षण आवेश धनात्मक है और क्यू माइनस और जो चार्ज है वो ऋणात्मक है, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आएंगी, ठीक है। अंदर की तरफ आ रही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी अंदर की तरफ आएंगी, ठीक है। हाँ, तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब इनके कुछ वैद्युत बल रेखा है, इलेक्ट्रिक लाइन्स। हाँ, वैद्युत बल रेखा है, 6 वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोणीय वक्र है जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा का अवृत प्रदर्शन करती है। ये यही है कि जो मैंने ये बताया उसी का एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा अच्छी लैंग्वेज में दे दिया है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा, इसे लिख लीजिएगा। हाँ, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी के, जिसमें आई थिंक एग्जाम्पल है या क्वेश्चन है, मुझे कोई रिमेंबर नहीं हो रहा है अभी, शायद 4 या 5 उसमें डायग्राम बनाने हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट है। मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से हैं, एक मिनट। हाँ, उसमें एक क्वेश्चन में दिया है कि यदि कोई प्लस क्यू चार्ज कुछ दूरी पर रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाइए उन दोनों के बीच का। यदि प्लस क्यू माइनस क्यू रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाइए। प्लस क्यू प्लस 2Q मतलब उसका दुगना आवेश रखा है उसके साथ कुछ दूरी पे, तो उसका आवेश बनाइए, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाइए। तो ऐसे ही कुछ लाइंस दे रखी हैं, तो क्वेश्चन दे रखा है तो उसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है, ठीक है। जैसे मैं उसको बना के आपको दिखा देता हूँ, और बट ये आप लिख लीजिएगा कॉपी में, मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया है, तो इसे आप लिख लीजिएगा। जैसे कोई प्लस क्यू चार्ज रखा है कुछ दूरी पे, ठीक है। जैसे ये एक प्लस क्यू चार्ज है, सॉरी, जैसे एक प्लस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू यहाँ चार्ज है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस क्यू की कैसे जाएंगी, प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएंगी, जैसे बाहर गई, ये बाहर गई, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है बाहर तो जाएगी, बाहर तो ये तो पक्का है कि
की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी बाहर जाएगी। लेकिन क्या होता है, जब प्लस को कुछ दूरी पर रखा रहता है तो इन दोनों के बीच भी कुछ प्रतिकर्षण लगेगा ना। इन दोनों के बीच जो प्रतिकर्षण लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से लगेगा, प्रतिकर्षण, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत बल रेखा, ठीक है। तो ये जो होगा, ये जो प्लस होगा ये ऐसे बेंट हो जाएगा, बाहर तो जाएगा ही। एक मिनट, मैं इसे मिटा देता हूँ इसे। एक मिनट, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो बाहर तो जाएंगी ही, लेकिन थोड़ा सा ऐसा बेंट होके जाएंगी बाहर। इसकी भी ऐसे बेंट होके बाहर जाएगी, ठीक है। मैं बना देता हूँ, वहाँ पे थोड़ा गलत हो गया था, गलत नहीं मतलब कुछ ज़्यादा ही उस तरह बन गया था। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से थोड़ा सा बेंट होके बाहर जाएंगी, ऐसे बाहर जाएंगी, ठीक है। और इसकी भी ऐसे बेंट होकर कुछ बाहर जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये एग्ज़ाम में आता है, तो क्वेश्चन प्लीज़ आप लोग कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आप ढूंढ के कर लीजिएगा, नहीं मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर, ठीक है। ठीक है, ये प्लस क्यू का हो गया। अब कोई चार्ज प्लस क्यू, ये शायद इसमें बना हुआ है प्लस माइनस का, जैसे एक चार्ज है, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ बाहर की तरफ जाती हैं, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये बाहर की तरफ गई, ठीक है। अब यहाँ कोई परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश को ये जो माइनस चार्ज है वो अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो बाहर की तरफ गई वो बेंट होके इसकी तरफ आ गई सारी, प्रतिकर्षण की वजह से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो बाहर गई वो चेस्ट आवेश जो पॉजिटिव चार्ज है और ऋणात्मक अपनी तरफ आकर्षित करेगा, ऋणात्मक जब अपनी तरफ आकर्षित किया तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो माइनस की तरफ झुक गई सारी, तो इसलिए इस तरह का बन गया कुछ। अब ये चलता जाएगा, कितना दूर, जितना जितना मतलब कितना भी ये चलता जाएगा, ठीक है। हाँ, अब जैसे प्लस क्यू माइनस क्यू का हो गया, अब एक और होता है प्लस क्यू, जैसे ये प्लस है और ये इसका दुगना चार्ज मतलब 2 प्लस है, तब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेगी, इसकी बाहर तो जाएगी, दोनों प्लस है, लेकिन क्या होगा, जैसे इसकी तो बेंट होगी, जैसे मैंने अभी पहले बताया, इसकी थोड़ा दूर जाके बेंट होगी, ऐसे बाहर तो जाएगी सारा, ये तो निश्चित है कि बाहर जाएगी, ऐसे थोड़ी दूर जाके बेंट होगी, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा चार्ज है तो बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, थोड़ा दूर जाके बेंट होंगी, ठीक है। तो यही है इसमें। और कौन सा होता है, अब माइनस क्यू अब बना ही लेंगे, माइनस क्यू कैसे बनेगा, ठीक है। इसमें एक प्लस क्यू माइनस क्यू में ऐसे भी एक लाइन बन जाएगी ना, बीच में भी कोई बीच में भी टच चार्ज होगा, ठीक है। हाँ, तो इस तरह का है। और एक यदि कोई चार्ज शीट रखी है, ठीक है, चार्ज शीट मतलब कोई 3 चार्ज शीट रखी है, जैसे अनंत चादर का कोई प्लेट है तो वो रखा हुआ है, यदि तो जैसे ये रखा है, एक मिनट, और ये धनात्मक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी ऐसे दूर ऐसे चले जाएंगे, ऐसे निकल जाएंगे, ठीक है। बाहर तो जाएगी, ये तो निश्चित है, दोनों तरफ से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेंगे, तो बस यही है। और जो अगर माइनस की शीट होगी तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों तरफ से आ जाएगी, ठीक है। बस हो गया। हाँ, अब इसके कुछ गुण होते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाते हैं लिखने के लिए गुण भी, तो देख लेते हैं। जैसे वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं, अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं सम दूरस्थ होती हैं, समान दूरी पर होती हैं, मतलब वैद्युत दूरी होती है, ठीक है। एक वैद्युत बल रेखा दूसरे वैद्युत बल रेखा को कभी नहीं काटती, क्योंकि ये रेखाएं स्वतंत्र और पृथक धन आवेश करके चलती हैं। देखो, ये इसका एक्सप्लेनेशन मैं बता देता हूँ। एक वैद्युत बल आरेख दूसरे वैद्युत बल आरेख को नहीं चाटते हैं। देखिए, अभी यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि जैसे मैं यही बता देता हूँ, यहाँ पे ज़्यादा क्लियरिटी होगी।
है, देखिए जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गई और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन E1 मान लीजिए इसको, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूसरी E2 ये गई, ठीक है। तो जो E1 गई इलेक्ट्रिक वैद्युत क्षेत्र आवेश जो भी इससे बोलते हैं, तो ई गई एक, तो इसका जो चलने की दिशा है मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो इस साइड इस डायरेक्शन में है V1, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है V2, ठीक है। तो अब ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब तो यहाँ पे जो हो गया, एक इस तरफ V1 है, एक इस तरफ V2 है, ठीक है। तो ये जो बिंदु है उस एक दोनों को प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब एक ही बिंदु पे है ना। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक ही टाइम पे कोई बॉडी एक तरफ दूसरी तरफ मूव कर रही हो और दूसरी बॉडी भी दूसरी तरफ मूव कर रही हो। तो जैसे अब मैं हूँ तो मैं किसी एक ही डायरेक्शन में जा सकता हूँ ना, या तो इधर जाऊँगा या तो इधर जाऊँगा या इधर जाऊँगा, किसी भी डायरेक्शन किसी एक डायरेक्शन में जा सकता हूँ दोनों डायरेक्शन में नहीं जा सकता। तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट करें, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। चौथा, वैद्युत बल रेखाएं सिरों पर पास पास व हाँ बीच में दूर दूर होती है। देखिए अब इसका क्या है, जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको कि जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आएगी वो एक ऐसे आएगी, ऐसे 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 ऐसे। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो दूरी है इनके बीच की ये कम है, ये मैंने मतलब सिमेट्री नहीं बनी है सही, लेकिन फिर भी समझ आ रहा है कि इनके बीच की जो दूरी है यहाँ पे कम है, लेकिन यहाँ पे जो दूर जाके इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है ना, तो वही इसका यहाँ पे कहना है कि सिरों के पास तो दूरी कम होती है लेकिन दूर जाते जाते बढ़ती जाती है दूरी, ये दूरी बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। तो यही इसका है मतलब यहाँ पे, ठीक है। अब पांचवा, वैद्युत बल रेखा सीधी खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई की दिशा के आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करती है। अब वही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर तक जाती जाती है, बस यही है कि उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है दूर तक जाने में। अब जैसे आप कोई चुंबक ले लीजिए, चुंबक को अगर लोहे के पास रखेंगे एकदम पास रखेंगे तुरंत चिपक जाएगा, लेकिन दूर रखेंगे तो हल्का हल्का हिलता है चुंबक ना, सॉरी लोहा जो है हल्का हल्का हिलता है, लेकिन खींच तो नहीं पाता अपने आप को। तो यही है कि दूरी के साथ उसकी क्षमता कम होती जाती है, बस यही है कि दूरी के साथ उसकी क्षमता कम होती जाती है यदि वो समानांतर नहीं है। समांतर का मतलब क्या हुआ कि वो सॉरी कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट का मतलब कि वो मतलब चलता ही नहीं जा रहा है, मतलब एक ही दिशा में, मतलब उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर है। यदि हमेशा बराबर बीच की दूरी तो उनका जो इंटेंसिटी होगी वो कभी नहीं घटती है, लेकिन जिसके बीच की दूरी अगर मतलब अगर उनके बीच की दूरी सब बराबर नहीं है तो वो उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। बस ये इसका कहने का यहाँ पर मतलब है, ठीक है। हाँ एक और इसका गुण होता है, शायद यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उसकी कंटिन्यूटी कभी ब्रेक नहीं की जा सकती। कंटिन्यूटी अर्थात कि कंटिन्यूटी जैसे कोई लाइन ऐसे चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ऐसे जा रही है, तो आप उसको बीच में से कट नहीं कर सकते हो। देखो मान लो मैंने कट कर दिया, एक एग्जांपल के रूप में लेते हैं कि मैंने मान लो यहाँ पे कट कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से कट करके एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूसरी बन गई। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आती किस तरफ है, जहाँ पे ऋणात्मक चार्ज होता है उस तरफ आती है, और जाती कहाँ से है, जहाँ पे धनात्मक चार्ज होता है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी हाँ चलिए मैं फिर बता देता हूँ। जैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के लिए यहाँ पे क्या है, माइनस चार्ज है, क्योंकि माइनस चार्ज ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन माइनस चार्ज की तरफ आकर आती हैं, और दूर कहाँ जाती हैं, प्लस चार्ज। तो यदि हम देखें
तो इस पॉइंट के लिए तो यहाँ माइनस चार्ज होना चाहिए और इस पॉइंट के लिए यहाँ प्लस चार्ज होना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। एक ही जगह पे एक ही स्थान पे प्लस माइनस दोनों चार्ज नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूटी कभी ब्रेक नहीं हो सकती। यदि आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये वाला। यदि यहाँ बीच में छूट गया एक लाइन तो प्लीज़ लिख लीजिएगा, हाँ, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ख़त्म होता है। अब वैद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल F तथा परीक्षण आवेश Q0 के, यहाँ पे परीक्षण आवेश का एक मान दे दिया Q0 के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हाँ, ये डेफिनेशन एग्जाम वो है, इसे आप देख लीजिएगा। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से व्यक्त किया जाता है, ठीक है, ई से व्यक्त करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था। हाँ, इसका एक फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई, ठीक है। E इज इक्वल्स टू फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का। एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का जो फार्मूला होता है एफ अपॉन क्यू नॉट होता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि E का जो फार्मूला होता है E इज इक्वल्स टू लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0 एफ अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। ये होता है मेन असली फार्मूला। यदि हम देखें तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम के लिए कि ये जो लिमिट क्यू नॉट इक्वल्स टू सी टेंस टू 0 दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे हम लोग दो आवेश ले रहे हैं, कोई आवेश ले रहे हैं ना, तो उसकी तो क्यू नॉट भी कोई एक आवेश है ना, तो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो बन ही सकती है। भले ये परीक्षण आवेश है, किंतु इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इसकी भी बन सकती है ना। तो अगर दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो गई तो वो कंट्राडिक्ट कर जाएगा उसको, जैसे मैंने अभी बताया था कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी कट नहीं करती हैं। तो यदि हम कोई आवेश के लिए परीक्षण आवेश रखें तो उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो परीक्षण आवेश है उसकी ना निकले, इसलिए हम इसका मान लगभग 0 रखते हैं। जो इसका Q का जो मान होता है परीक्षण आवेश का, उसका लगभग 0 आवेश रखते हैं, लगभग 0 आवेश। इसलिए इसकी यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलती भी है तो नगण्य मान ली जाती है, क्योंकि बहुत इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। तो इसका लिमिट Q0 का मान 0 इसीलिए होता है। अगर आप लिखना चाहें तो एक क्वेश्चन बना के आप लिख सकते हैं कि ये आप ऐसे लिख लीजिएगा क्वेश्चन डाल के कि E इज इक्वल्स टू, एक मिनट, E इज इक्वल्स टू लिमिट Q टेंस टू 0, ठीक है, एफ अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। और क्वेश्चन में आगे लिख लीजिएगा कि लिमिट Q टेंस टू 0 का क्या मतलब हुआ, और फिर वहीं जो मैंने एक्सप्लेनेशन बताया है वही नीचे लिख दीजिएगा सीधे, ठीक है, 2-3 लाइन का। तो ये क्वेश्चन अच्छा बन जाता है हमारा बोर्ड के हिसाब से, ठीक है। हाँ, तो जब Q का मान हम लोग 0 के लगभग रख देते हैं, मान लीजिए 1 Q का मान है, तो जहाँ F वैद्युत बल है, हाँ, यही इसकी डेफिनेशन बन जाती है, ठीक है। E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट लिखेंगे और जो ऊपर इसकी डेफिनेशन लिखी है वो लिख देंगे, ठीक है। अब हम मात्रा कुछ हम लोगों ने 11th में आपने में भी सीखा होगा कि मात्रा की डायमेंशन कैसे निकाली जाती है, किसी भी चीज़ की डायमेंशन के क्या फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। वैसे फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मेन याद कर लीजिए, जैसे फोर्स का हो गया, एक्सेलरेशन का हो गया, इन सब का याद कर लीजिए तो अच्छा रहता है, क्योंकि फ्रिक्वेंटली निकालने के लिए फिर अलग अलग मेथड से निकालना पड़ेगा। जैसे एफ इक्वल्स टू एम एल ए के ए का याद हो फिर एम का याद हो तो थोड़ा दिक्कत होती है उसमें। तो डायरेक्टली अगर आप याद कर लेते हैं, जैसे हीट का याद कर लीजिए, आप एनर्जी का याद कर लीजिए और इसका फोर्स का याद कर लीजिए, तो इजी हो जाता है थोड़ा। बाकी और वीमाए निकालने के लिए 12th में आता है, 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो देख लीजिएगा बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए होंगे, एनसीईआरटी में दिया होगा, नहीं आपके पास अगर कोई रेफर बुक हो, जैसे अगर यदि हो तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हो तो उसमें से देख लीजिएगा कुछ क्वेश्चन डायमेंशन के, ठीक है, कैसे निकाले जाते हैं।
बाकी और एंड में तो आपको मिलेगा ही क्वेश्चन सीरीज़, क्या कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो बस यही है, यह एक सदिश राशि होती है, ये इसकी वही दिशा होती है जो वैद्युत, मतलब ये सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें दिशा होती है ना कोई, तो इसकी दिशा वही होती है जो वैद्युत बल की दिशा होती है। माना प्लस क्यू कूलाम का आवेश है, जैसे माध्यम की स्थिति में है जिसका परिवर्तन के ये सब लिखा हुआ है। हाँ, बस यहीं पे इसका प्रूफ है दे रखा है, जैसे E इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, इज इक्वल्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फार्मूला भी होता है, E इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। एफ अपॉन क्यू नॉट भी एक फार्मूला है। अब एक प्रूफ करने का ये कि यदि कोई प्लस कूलाम, प्लस मतलब प्लस चार्ज का कूलाम ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परिवर्तनांक के है, इस आवेश में आर मीटर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर वैद्युत आवेश मतलब जिस किसी दूरी आर पर कोई बिंदु रखा है, किसी दूरी आर पर कोई बिंदु रखा है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या मतलब कितना प्रकोप डालेंगी, उसका फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पर निकालना है। कि किसी दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालने का फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट कैसे पुट करके निकाल सकते हैं उसका। यहाँ पे ये कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे प्लस क्यू आवेश कोई रखा है, यहाँ पे भी मान लीजिए पी कोई प्लस क्यू आवेश है, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस क्यू की बाहर गई, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करें, तो जो इसमें फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा। आर दूरी पर रखा है, ई की वैल्यू निकालनी है, दोनों कड़ों के बीच की दूरी। अब फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कूलाम का नियम कि एफ इज इक्वल्स टू, कि मतलब किसी दूरी पे दो चार्ज रखे हैं तो उसकी के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, उनकी दूरी के स्क्वायर के मतलब अपॉन में स्क्वायर होता है। तो बस वही डाल दिया हम लोगों ने, पहले फार्मूला लिख दिया, अब क्यू और क्यू नॉट डाल दिया, क्यू नॉट कोई मतलब परीक्षण आवेश है, ठीक है, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार हम लोगों ने देखा ही, या फिर ई इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट, बस इसको और इसको इक्वेट कर दिया, बस फिर यहाँ पे वैल्यू आ गई कि ई इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब अलग अलग मीडियम के अलग अलग होते हैं, जैसे यहाँ पे के आ गया, एक मिनट, यहाँ पे के आ गया, के की अलग अलग वैल्यू अलग अलग मीडियम में, और वैक्यूम मतलब एयर के लिए एक के की वैल्यू 1 हो जाती है, और ये वेक्टर फॉर्म इसका अगर लिखेंगे, हाँ वेक्टर फॉर्म ज़रूरी होता है, हाँ बीच में एक वेक्टर फॉर्म छूट गया, उससे जो भी करना है करेंगे उसको आगे। हाँ, वेक्टर फॉर्म होता है इसका, वेक्टर फॉर्म मतलब इसका जो यूनिट वेक्टर बताता है हमको किस मतलब दिशा दे देता है कि किस दिशा में जाएगा, ठीक है, तो यही यूनिट वेक्टर के हिसाब से हो गया। चलिए, हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का तो ख़त्म होता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला तो द्विध्रुव वैद्युत वह निकाय है जिसमें दो बराबर व विपरीत आवेश एक दूसरे को अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब ही होता है दो ध्रुव, दो पोल, ठीक है। तो जब समान आवेश किसी दूरी पे स्थित होता है, मतलब किसी दूरी पे स्थित होता है, तो समान आवेश किंतु विपरीत, समान आवेश मतलब उन दोनों की इंटेंसिटी समान है, दोनों Q है और Q है, लेकिन जो उनके आवेश है मतलब एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, वही हमारा वो कहलाता है। जैसे एक माइनस क्यू ले लिया, एक प्लस क्यू, अभी कुछ दूरी पे स्थित है, तो ये जो है वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। अब यहाँ पे 12 क्यों लिया जाता है, ये इसमें 12 हम लोग को आगे जाके पता चलेगा कि 12 क्यों लिया जाता है। 12 उसके लिए मतलब जैसे आप कहीं पे डेरिवेशन करते हैं तो वहाँ पे 12 का यूज़ होता है, इसलिए 12 दूरी ली जाती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 12 को, जैसे कोई दूरी दे रखी है, किसी दो डाइपोल के बीच की दूरी दे रखी है, तो आप उसमें L को मान लें कि L की वैल्यू दे रखी है और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा नहीं करेंगे। यदि दूरी दे रखी है तो उसका मतलब है 12 इज इक्वल्स टू वो दूरी दे रखी है, उसमें 2 का मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है, ओके। हाँ, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, मोमेंट क्या होता है उसका। वैद्युत द्विध्रुव की किसी एक आवेश तथा अल्प दूरी की गुणन
फल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को p से व्यक्त करते हैं यदि यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस। जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो माइनस प्लस से मतलब माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। क्यू से पी इज इक्वल टू क्यू एक फार्मूला होता है, हम लोगों ने 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है। पी इज इक्वल टू मतलब ठीक है, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 12। क्यू इंटू 12 मतलब चार्ज गुणे दूरी, मतलब आवेश गुणे दूरी। हम लोगों ने अभी तक द्विध्रुव का फार्मूला पढ़ा था ना, आवेश गुणे दूरी, बस वही है क्यू इंटू 12। यहाँ पे 2 मतलब 2 पहले इसने ले लिया, इसको आप लोग इस तरह मत लिखिएगा 2QL, इसे आप ऐसे ही लिखिएगा P इज इक्वल्स टू Q इंटू 12। ऐसे मत लिखिएगा आप, ऐसे मत लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, ठीक है। तो हाँ, मात्रक इसका, मात्रक निकाल लेगा अलग, मात्रक इसका गुलाम मीटर, तो Q का गुलाम हो गया और L का मीटर हो गया, इसकी वीमा LTA हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि LTA A क्या है, ए यहाँ पे Q इज इक्वल्स टू IT, एक फॉर्मूला हम लोगों ने 10th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है। Q इज इक्वल्स टू IT, ठीक है। आवेश बराबर I इंटू टी, आई मतलब वहाँ पे धारा है और T, ठीक है। तो हाँ टाइम है, T टाइम है, Q इज इक्वल्स टू IT, धारा गुणे समय। तो T वही टाइम का वो है डायमेंशन है, वही एम्पियर का डायमेंशन मतलब धारा, और L जो है वो तो है दूरी का। तो हाँ, जैसे अब मैंने 2 ध्रुव बताया ना कि एक धनात्मक होना चाहिए, एक ऋणात्मक होना चाहिए। जैसे HCl ले लेते हैं, HCl हम लोगों ने पढ़ा कि H इसमें धनात्मक होता है, Cl जो होता है ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। कुछ दूरी पे है तो इन दोनों के बीच द्विध्रुव लग जाएगा। अब यही कुछ एग्जाम्पल है, H2O हो गया, HCl, तो उस तरह के हैं। हाँ, अब यहाँ पे एक और आता है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। हम लोग आघूर्ण पता है, आघूर्ण हम लोग 11th में पढ़ा है, टॉर्क क्या होता है, ठीक है। टॉर्क पढ़ा होगा ना कि टॉर्क की किसी दूरी पे मतलब स्थित दूरी पे उसको घुमाने की फोर्स को समथिंग, उसे टॉर्क कहते हैं। फॉर्मूला पढ़ा होगा, मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलिए कोई नहीं, याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, इसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स, मतलब किसी निकाय पे जो फोर्स लग रहा हो और उस पर परपेंडिकुलर दूरी, जहाँ से फोर्स लग रहा है उसके मतलब परपेंडिकुलर लंबवत दूरी उसकी गुणे उनकी लंबवत दूरी, ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है। अब देखो, जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समानांतर है, समानांतर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब सीधे सीधे जा रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बीच की जो दूरी है वो कांस्टेंट है, सीधे सीधे निकल जा रही, ठीक है। अब इनके बीच जो यदि कोई निकाय रख दिया जाए, मतलब कोई दो निकाय रख दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा क्या, जैसे रख दिया यहाँ पे, ये एक निकाय रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस माइनस को क्या करेंगे, माइनस को तो बाहर, माइनस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ आती हैं, माइनस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं अंदर की तरफ आती हैं ना, तो माइनस जो है इधर कोई प्लस चार्ज रखा होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जा रही हैं, समझ रहे हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की तरफ ये बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही हैं, तो यहाँ कोई प्लस रखा होगा, या आप मान लीजिए कि यहाँ कोई माइनस रखा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अंदर की तरफ आ रही हैं। कुछ भी ले लीजिए, चाहे यहाँ प्लस ले लीजिए चाहे यहाँ माइनस ले लीजिए, यहाँ प्लस लेके चलता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस कोई ले लीजिए, तो ये कोई प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज जो होगा वो माइनस को तो अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ठीक है, मतलब अधिक आकर्षित करेगा। लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है, ये मान लीजिए प्लस क्यू है, ये भी ठीक है, ये प्लस क्यू है, तो इसको तो प्रतिकर्षित ही करेगा ना, तो ये दूर जाएगा, ये इधर लगेगा। तो जब दोनों तरफ से किसी चीज़ में खिंचाव लगता है तो वो रोटेट होगा ना, मतलब घूमेगा, ये इधर से और ये इधर से, मतलब ऐसे घूमेगा ना, ये इधर ऐसे जाएगा और ये इधर ऐसे, तो ऐसे ऐसे रोटेट होगा, तो यही एक विद्युत आघूर्ण लगता है इसमें, ठीक है।
अब यहीं पे इसका वो देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। समझ गए ना आपके कैसे लगेगा। इनके बीच की दूरी मान लीजिए QL है, 2L है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मान लीजिए तो त्रिध्रुवागुण है, वो थीटा एंगल बनाता है। ये थीटा एंगल दे रखा है, ये थीटा एंगल दे रखा है, ठीक है। और हम लोग पाइथागोरस पढ़ा है, पाइथागोरस नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा कॉस थीटा फार्मूला तो आता होगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू लाल बट्टे कक्का पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो उसके प्रयोग करके हम लोगों ने इसकी दूरी निकाल ली। इसकी दूरी आ गई 2L साइन थीटा, यहाँ की दूरी। और टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ पे बताया मैंने कि फोर्स, जो फोर्स लग रहा हो, F फोर्स लग रहा है निकाय में, F फोर्स लग रहा है ना, ठीक है। थीटा जो एंगल है, तो मैंने क्या बताया, फोर्स, ये फोर्स, ये F जो फोर्स लग रहा हो, और परपेंडिकुलर दूरी, लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी ये है ना, ये हमारा लंब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में। तो लंबवत दूरी कितनी है, 2L साइन थीटा। तो और F का फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा, E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q। तो F इज इक्वल्स टू QE, तो वही फार्मूला लिख के ये लिख दिया। अब हम लोगों ने एक और फार्मूला पढ़ा, P इज इक्वल्स टू Q इंटू 12। तो ये P इंटू 12 P के रूप में लिख गया, और E यहाँ आ गया, E यहाँ Q इंटू 12 P और साइन थीटा एज इट इज। तो टॉर्क का एक फार्मूला बन गया PE साइन थीटा। अब ये यूजफुल फार्मूला है, इसे याद रखिएगा, बस यही है। हाँ, अब ये मैक्सिमम मिनिमम क्या है। अब मैक्सिमम मिनिमम देखिए, जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि थीटा की वैल्यू मैं 90 ले लेता हूँ। साइन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू तो आपको पता होगी ना, मिनिमम वैल्यू साइन की क्या होती है, -1, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ठीक है। हाँ, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो गई, ठीक है। तो हाँ, अब साइन थीटा की वैल्यू अगर 90 ले लें तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, एक मिनट, सॉरी इट्स माई बैड, थीटा की वैल्यू 0 पुट करने पे मिनिमम वैल्यू आ जाती है, आई एम सॉरी फॉर दैट। हाँ ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 0 पुट करने पे टॉर्क 0 आ जा रहा है, तो ठीक है। अब कुछ डेरिवेशन है यहाँ पे, जैसे वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में बिंदु क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अगर कोई डाइपोल रखा है किसी दूरी पे, उसकी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की तीव्रता क्या होगी, हम बस उसी को निकालना है। तो हम लोग इस वाले डेरिवेशन को याद करने के लिए क्या करते हैं, इसमें क्या होता है ना कि जो दूरी, इसमें क्या होता है ना, जो दूरी होती है वो बीच से मापी जाती है दूरी, मतलब बीच से कट कर दिया जाता है, बीच से कट कर दिया, आधे बीच की दूरी L हो गई, आगे की दूसरे की भी L हो गई। और इसी डेरिवेशन में 2L की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे 2L लिया था। ये 2L दूरी हो गई उनके बीच की दूरी, और ये आधे से काटा तो ये L दूरी ये हो गई, L दूरी ये हो गई, ठीक है। तो ये LL दूरी हो गई। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मतलब की तीव्रता निकाल ली है, तो माइनस चार्ज जो होगा अपनी तरफ आकर्षित करेगा प्लस को, और ये जो चार्ज होगा प्लस इसको प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहीं से देखें, आपको क्या लगता है कि कौन सा ज़्यादा फोर्स लगेगा, ये -Q वाला ज़्यादा फोर्स लगाएगा ना अपनी तरफ, ये इधर इसको खींचेगा, +Q वाला कम फोर्स, सॉरी -Q वाला कम फोर्स लगाएगा, +Q वाला ज़्यादा फोर्स लगाएगा, क्योंकि -Q जो है वो इस वाले चार्ज से दूर रखा है, और +Q जो है इस वाले चार्ज के पास रखा है। तो अगर कॉमन सेंस लगाया जाए तो ऐसे होगा, और नहीं है तो आगे देख लेते हैं, आगे भी हम लोग को मिल जाएगा। और आधे से इसके बीच की, यहाँ से मतलब आधे से हम लोग दूरी लेंगे, R दूरी है जो इस पॉइंट की, मतलब इस P पॉइंट की, यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा, KQ/R²। R² मतलब उन दोनों के बीच की दूरी। तो अब बीच की दूरी कितनी हो गई यहाँ पे बीच की दूरी L + R,
आर प्लस एल पूरी दूरी हो गई, ठीक है। तो E1 जो है इसके E के लिए 1/4πε0 Q/R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये पहला हो गया। अब प्लस क्यू कूलम, अब ये माइनस क्यू कूलम के लिए होगा, अब प्लस क्यू कूलम के लिए क्या होगा, प्लस क्यू कूलम के लिए हो जाएगा, उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ये आर तो पूरा है ही आर, और इसमें से अगर एल माइनस कर दें तो ये दूरी आ जाएगी ना, तो KQ/R माइनस एल का होल स्क्वायर। अब बस परिणाम ही निकालने के लिए आपको पता होगा कि जिसका डिनोमिनेटर, जिसका अंश सॉरी हर जो होता है, जिसका बड़ा होता है वो वैल्यू छोटी होती है, और जिसका हर जो है छोटा होता है वो वैल्यू बड़ी होती है, ठीक है। जैसे 1/2 बड़ा है 1/3 से, क्योंकि 1/2 की वैल्यू क्या होती है 0.5, और 1/3 की क्या वैल्यू होती है 0.33333, ये 33 होता जाता है, तो इसलिए, ठीक है। तो बस वही परिणामी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर देते हैं। तो हमारा ये यहाँ पे फिर आप देख लीजिएगा, इसके बाद एलसीएम लेके ये किया है, फिर उसके बाद यहाँ पे फार्मूला खोल देना है आपको। फार्मूला खोलने के बाद सारे कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद क्या करना है, अब यहाँ पे ये आ गया कैंसिल होने के बाद, ठीक है। अभी हम लोग को पी फार्मूला बनाना है, तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2L होता है, तो 2 अलग ले लिया और 2 को 2 करके अलग कर लिया, ठीक है। तो ये फार्मूला बन गया P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, ये P आ गया, P इंटू अब 2R बचा है, तो मेन फार्मूला नहीं, ये डेरिवेशन यहाँ पे ख़त्म होती है। लेकिन अब यहाँ पे एक और मेन चीज़ आ जाती है कि अगर जो दूरी R है वो L से बहुत बड़ी हुई, ठीक है, तो हम लोग L को नगण्य मान लेंगे ना। एक तो L है, ऊपर से यदि L स्क्वायर हो गया तो और भी छोटी वैल्यू हो जाएगी, R के सामने तो और भी छोटी हो ले जाएगी। जैसे हम लोग अब 1,000 करोड़ 1,000 करोड़ मान लो, 1,000 करोड़ 1 करोड़ मान लो, 1 करोड़ में से अगर हम लोग 1 रुपये निकाल लें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा यार, वो करोड़पति लाखपति बन जाएगा। चलिए 1,000 1 करोड़, 1 करोड़ 1 रुपये है, तो उसमें से 1 करोड़ 1 रुपये अगर हम लोग निकाल लें तो उसके पास 1 करोड़ रुपये, उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। तो हाँ, तो वही चीज़ है यहाँ पे कि ये बन जाएगा। तो उसमें हम लोग L को जो है फिर नगण्य मान लेंगे, नगण्य मानने के बाद फिर R का स्क्वायर तो है ही, जब L नगण्य मान लेंगे तो L की वैल्यू मान लो 0 हो जाएगी, तो R की पावर 4 हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। जब R की पावर 4 हो गया, ऊपर से का R से E कैंसिल हो के ये आ गया, E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 2p/r³। अब ये याद रखने की ज़रूरत है कि जब डाइपोल द्वारा किसी दूरी पे स्थित किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता ज्ञात की जाती है, तो उसका जो व्युत्क्रमानुपाती होता है निकलता है वो क्यूब होता है। जैसे इसका व्युत्क्रमानुपाती क्यूब निकला ना, तो ये याद रखने की चीज़ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यही है, तो बस यहाँ ये है। हाँ, और एक और देख लेते हैं इसमें, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय क्षेत्र पर स्थिति बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लेते हैं हम लोग। आई थिंक यहाँ पे आधा है, तो ये वाला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत बिंदु का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग। तो चलिए आज यहाँ पे एंड करते हैं अपना वीडियो। कीप स्टडी, ओके, थैंक यू।